गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आपका ये आने वाला नव वर्ष खुशियाँ लेकर के आए। कोरोना टाइप की बीमारी से हम सब बचें, ये बीमारी का समूल विनाश हो जाए, फिर से स्कूल लगें और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और आने वाले एग्ज़ाम में भी आप अच्छे स्कोर लेकर के, अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाएं, यही मंगल कामना है। तो चलिए आज फिर हम अपने टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं बहुत बारीक से बारीक चीज़ भी आपको बताऊं ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ को बिल्कुल अच्छे से देखते होंगे और प्रैक्टिस करते होंगे। वीडियो कभी भी अधूरा नहीं देखना, आपने पूरा का पूरा वीडियो देखना है। अगर आप नहीं समझ आता तो फिर से दोबारा देखना है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो मैं बनाऊं तो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने सैम्पल पेपर 1 में 12th क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 13 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके चैप्टर 3 लीनियर पेयर जो दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है इसने, यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ये क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, कि पी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस, जो ये जोड़ा है इक्वेशंस का जो जोड़ा है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो। अब थर्ड चैप्टर में 3 चीज़ें आपको समझनी है। नंबर 1, अ यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अ यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। चलिए पहले इसी को बता देते हैं। जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब ये कंडीशन आ जाएगी तो समझ लो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर हम ग्राफिकल देखें तो जब 2 लाइनें आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, वो सॉल्यूशन पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकली 2 लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें और एल्जेब्राइकली जब ये कंडीशन आ जाए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। a1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का a, a2 का मतलब है कि सेकंड इक्वेशन का a। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c। अब अगर ये 2 हैं तो हम 2 को ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, एक ही चीज़ को, तो उसके लिए हमें यहाँ 1 लगाना पड़ेगा। 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन, 2 का मतलब सेकंड इक्वेशन। तो x के आगे a, देखो x y z और a b c, x के आगे a, y के आगे b और c। दूसरी चीज़ आपने क्या समझनी है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये कब होंगे, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ये आप हायर क्लास में सीखेंगे कि किस प्रकार सॉल्यूशन निकालेंगे। 10th क्लास में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन तक ही है, बाकी इसके बारे में। और जब कब होगा, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे आ जाएगी, इनको कहेंगे कॉन्सिडेंट लाइंस। क्या कहेंगे, कॉन्सिडेंट लाइंस। और तीसरी कंडीशन आपकी कब होगी, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो या तो एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। तो देखिए कब, नो सॉल्यूशन के लिए। चौथी कोई बात होती नहीं, विचार करके देखिए। तब पहले 2 इक्वल हो जाए और तीसरा इक्वल ना हो,
और ग्राफिकली अगर हम देखें तो पैरेलल लाइंस, जब ग्राफ बनाएंगे और पैरेलल लाइन आ जाए तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन पे लाइन आ जाए कोइंसाइड कर जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये 3 कंडीशन हैं। तो मैंने तीनों बताया। इस क्वेश्चन में तो इसने सिर्फ यूनिक पूछा था, तो मैंने आपको डिटेल में तीनों के बारे में बता दिया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन है ये कि यूनिक सॉल्यूशन हो तब आप बताइए पी की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, a1 अपॉन a2। सबसे पहले आप लेंगे a1 अपॉन, a1 का मतलब है x के आगे फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। 4 अपॉन 2 कैंसिल होके बचेगा 2। फिर आपका आएगा b1 अपॉन b2। b1 कितना है p और b2 कितना है 2। और फिर आप ले लें c1 अपॉन c2 जो क्या है आपका 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि ये तीनों इक्वल नहीं होते। ये जब तीनों इक्वल नहीं होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो हम केवल 2 ही लेके चले, तीसरा क्यों, दूसरे में p है जिसकी वैल्यू 1 ये ले ले। तो देखो अब इसके बाद हम लिखेंगे फॉर आ यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन है आपकी। तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 कितना अभी आपने लिखा इधर 2, और b1 अपॉन b2 आपने लिखा कितना p अपॉन 2। मैंने एक चीज़ और आपको समझाई थी, अगर डिवाइड होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। कब, केवल इन केस ऑफ इक्वेशन, जब बीच में इक्वल का निशान हो। तो यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो p इज़ नॉट इक्वल टू 4। देखो p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, 4 को छोड़कर हम कोई और वैल्यू अगर लिखेंगे, देखो अगर हम 4 लिख देते हैं तो 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट p, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट p विल मेक द यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, तो आपका आंसर है p इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो ये बहुत आसान सा सवाल था और इसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या कहता है, पहले उसकी स्टेटमेंट देख लें। वो ये कहता है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, व्हाट टाइप ऑफ straight lines will be represented by the system of equations टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये आपका क्वेश्चन है। अब जरा पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। जब तक स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी आप इसका सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस मीन्स ग्राफ, क्योंकि इनसे का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी डिग्री 1 हो, ठीक है जी। जिनकी डिग्री 2 हो जाएगा तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब 2 हैं तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी,
कहता है कि वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है किस तरह की स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है जी, पैरेलल होंगी, अभी अभी मैंने बताया था इसके बारे में, या तो पैरेलल होंगी या काटेंगे या कोइंसाइड करेंगी। तो वो कब हम पता करेंगे, जो अभी तीनों मैंने चीज़ें आपको समझाई वही है ये। पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 7। तो पहले a1/a2 ले लें, 2/4 होगा जो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 ले लें जो 3/6 होगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 होगा। और फिर c1/c2 ले लें जो 5/7 होगा। आपने यहाँ देखा कि ये दो वैल्यूज इक्वल हैं, मीन्स देखो इनको, अब क्योंकि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हैं परंतु ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 5/7 है जबकि ये क्या है 1/2, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसके विषय में आप अभी मैंने बताया था कि पहले दो इक्वल हो और तीसरी इक्वल ना हो तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन के लिए कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो द सिस्टम रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे, ये भी 3rd चैप्टर से ही था और बहुत आसान से सवाल हैं ये, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, चैप्टर 9 से है, और वो भी मैं उस टाइप का क्वेश्चन पहले समझा चुका हूँ, फिर से समझाने की कोशिश। सैम्पल पेपर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इस एक सैम्पल पेपर में तकरीबन सारी बुक को टच कर दिया जाता है और सभी विषय सभी टॉपिक्स के हमारे क्लियर होने लगते हैं। सेकंड करेंगे तो फिर अच्छे से होने लगेगा। और एक ही सैम्पल पेपर में एक ही चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम बार बार उनको समझने का हमें मौका मिलता है। चलिए 15 क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है। ये कहता है कि 14 क्वेश्चन है, अभी हमने 13 का सेकंड पार्ट था वो, ये 14 है। अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं। रेड बॉल्स कितनी है उसमें 3, एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ब्लैक बॉल्स कितनी होती हैं 5 दे रखी हैं उसने। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई आपकी, दोनों को जोड़ दो, 3 + 5 = 8। 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो आगे कहता है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब है कि उस बैग में हाथ डाला, हमें नहीं पता हमारे हाथ में रेड आएगी कि ब्लैक आएगी, नोबडी नोज अबाउट इट। बगैर देखे अगर आप उसको निकालते हो तो आपको नहीं पता कि आपके हाथ में कौन सी बॉल है, क्योंकि 2 कलर्स में बॉल्स हैं। तो उसको रैंडमली कहते हैं कि उसको एट रैंडम हमने सेलेक्ट किया है। फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन एज रेड। तो प्रोबेबिलिटी कैसी, अ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो, कितनी रेड बॉल है 3, कितने में से 8 में से। देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, ठीक है भाई। आप बैग में हाथ डालोगे तो 3 बार ही आपकी रेड बॉल निकलेंगी, क्योंकि 5 तो उसमें ब्लैक बॉल है। अब वो 3 कभी भी निकल सकती हैं, लगातार भी निकल सकती हैं, लास्ट में भी निकल सकती हैं, कोई कभी निकल सकती है, लेकिन 3 रेड बॉल ही कितने में से, आउट ऑफ 8। ये क्वेश्चन ऐसे होता है जैसे आपने मैथ का टेस्ट दिया, 10 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का टेस्ट था, आपके 4 मार्क्स मिले। तो 4 कैसे लिखते हैं, 4/10, यानी कि 4 मार्क्स आउट ऑफ 10। ये भी है टोटल बॉल्स, आउट ऑफ टोटल बॉल्स रेड बॉल्स आर 3। अगर कहता कि ब्लैक बॉल्स का बताओ प्रोबेबिलिटी तो 5/8 होता। बहुत आसान सा है चैप्टर ये, 15 चैप्टर था प्रोबेबिलिटी जिसका ये क्वेश्चन है। और अभी 14 का सेकंड पार्ट है, 13 के भी 2 पार्ट थे, 14 का भी सेकंड पार्ट है आपका ये। तो इसमें कहता ए डाई इज थ्रोन वंस, अ डाई। तो डाई क्या होती है, जो लूडो आप
बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखिए, जो लूडो आप खेलते हैं ना, वो क्या होता है, क्यूब टाइप का एक छोटा सा होता है, उस पर 6 वो होते हैं सरफेस, एक बिंदी, फिर दूसरी बिंदी, फिर तीसरी बिंदी, इस तरह का वो डाई होता, आपने देखा होगा, उसको हम लूडो भी कहते हैं, ठीक है, क्यूब टाइप में। तो टोटल सरफेस कितने हो गए, 6। तो टोटल इवेंट्स 6 हो गए इसमें, या आउटकम कह सकते हो। अब आगे क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब देखिए पॉसिबल इवेंट्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक खुद का सेल्फ, यानी कि जो अपने आप से डिवाइड हो। एक जो फैक्टर है वो तो सभी का है, जैसे कहते हैं ना भगवान सबका, तो भगवान एक है। इसी प्रकार 1 जो है वो सभी का फैक्टर है, या सभी का जीसीडी आप कह सकते हैं, और एक वो खुद, जिसके 2 ही फैक्टरों से हम प्राइम नंबर कहते हैं। 2 से ज़्यादा हो तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 6 में क्या आएगा, देखिए आप, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक है जी। तो कितने हो गए ये, 3, कितने हो गए, 3, ठीक है जी। इसमें आएगा 2, प्राइम है ना ये, और 2, 3, 5, तो प्राइम नंबर्स हो गए, तो 3 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी अ प्राइम नंबर कितने हैं, 3, कितने में से, 6 में से, डिवाइडेड बाई, कट के कितने हो गए, 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपका 2, तो 1/2, ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया चैप्टर 3 के बारे में, 3 प्रकार के सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में। ग्राफिकली एंड एल्जेब्राइकली भी उनको मैंने बताया कि कैसे आप उनको समझेंगे, देखेंगे। और 15 चैप्टर पर हम सीखा हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आज हमने 2 टॉपिक्स, यानी 2 अलग अलग चैप्टर से टॉपिक लिए, एक 3rd चैप्टर से था और एक 15 चैप्टर से था, और इम्पोर्टेंट है। तो आप कृपया अपनी NCERT की बुक से 3rd चैप्टर पे और जो मैंने बताया उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रिवाइज करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।